नमस्कार साथियों एवं विद्यार्थियों, आप सभी का आज की हॉर्टिकल्चर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने टॉपिक शुरू किया था फल परिरक्षण। फल परिरक्षण में हमने कुछ बेसिक पॉइंट देखे थे। हमने बुक्स के बारे में बात की थी, हमने इंस्टीट्यूट के बारे में बात की थी। तो हमने जब वो सभी टॉपिक किए थे, उद्देश्य देखे थे, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फल परिरक्षण की विधियां। फल परिरक्षण की विधियां, मेथड ऑफ फ्रूट प्रिजर्वेशन। मेथड ऑफ फ्रूट प्रिजर्वेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं फल परिरक्षण की विधियों के बारे में। आपने देखा था फल परिरक्षण की परिभाषा क्या थी। मैं एक बार और रिवाइज करता हूं। खाद्य प्रौद्योगिकी कि वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण और परिरक्षण का अध्ययन किया जाता है, फल परिरक्षण कहलाता है। काफ़ी समय से आपने इस टॉपिक को डिस्कस भी नहीं किया होगा आई होप, लेकिन अब जब वैकेंसी पास में आ रही है तो शुरू करते हैं, क्योंकि 100% आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उन एग्ज़ाम को देखते हुए आप अब मैंने भी क्लासेस शुरू कर दी हैं। मैं एक दिन गैप में रखकर आपकी प्रिपरेशन को पूरी करते देखते हुए आप सभी भी बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। तो उसी को आगे देखते हुए हम और मैं, आप प्रिपरेशन कीजिए और मैं आपको नोट्स इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से अवेलेबल कराता रहूँगा। बाकी शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो फूड प्रिजर्वेशन जो होता है उसके दो मेथड होते हैं। कितने? दो मेथड होते हैं। बात करते हैं दो मेथड के बारे में। तो वो दो मेथड जो होते हैं, नंबर एक होता है अस्थायी और नंबर दो होता है स्थायी। मैं लिख देता हूं फिर भी। अस्थायी विधि और नंबर दो है स्थायी विधि। यहां तक बात क्लियर होगी। आगे देखिए, स्थायी विधि में अस्थायी विधि में क्या होता है कि सबसे पहले महत्वपूर्ण बात आती है स्वच्छता के बारे में। अस्थायी विधि के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात आती है स्वच्छता की। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए मेरे साथ में। देखिए, हम पूरे टॉपिक को पहले एक बार लिख लेंगे, उसके बाद में मैं आपको समझा दूंगा कि क्या है आखिरकार में फल परिरक्षण की विधियां, या कोई भी अन्य टॉपिक हो जो मैं पढ़ा रहा हूं तो वो मैं आपको समझा दूंगा। उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखते हैं। फिर मायने रखता है अस्थायी विधि में निम्न तापक्रम, मीडियम टेम्परेचर, जो कितना होना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में भी बहुत कुछ पढ़ना है, एग्रोनॉमी में भी बहुत कुछ पढ़ना है और एनिमल हस्बेंड्री में भी बहुत कुछ पढ़ना है। तो अभी टाइम है, यदि कवर हो सकता है तो कोशिश पूरी कीजिए कि सिलेबस को कवर कर पाएं। फिर इसमें आता है उच्च तापक्रम, जो इसको पॉइंट को पूरा कवर कीजिए, मैं बातों में भूल गया। तो 10 डिग्री से कम तापमान पर अधिक समय के लिए परिरक्षित करना। अधिक समय के लिए परिरक्षित करना, प्रिजर्व करना। फिर देखिए, उच्च तापक्रम की बात करें तो धूप में सुखाकर परिरक्षित करना। टेंशन ना लें, समझाऊंगा मैं, पूरा टॉपिक क्लियर करवाऊंगा, फिर क्लास ऑफ करूंगा।
आप बेफिक्र रहिए और पढ़िए और सपोर्ट बनाए रखिए। फिर आता है नमी निष्कासन। नमी निष्कासन, इसमें क्या होता है कि नमी की मात्रा 80 से 90%। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है धूप में सुखाकर नमी निष्कासन किया जाता है। देखिए अब बात आती है अस्थायी विधि को समझिए। सबसे पहले अस्थायी विधि यदि अपन अपनाते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो हमें स्वच्छता देखनी पड़ती है, तभी परिरक्षण कर पाते हैं। फिर आता है टेम्परेचर की बात। तो टेम्परेचर दो प्रकार से प्रयोग में लिए जाते हैं, एक उच्च निम्न तापक्रम और एक होता है उच्च तापक्रम। निम्न तापक्रम में मीडियम टेम्परेचर पर 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर अधिक समय के लिए परिरक्षित किए करना। मतलब कोई भी फल हो गया उसको 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर अधिक समय के लिए उसको परिरक्षित किया जा सकता है। फिर देखिए उच्च तापक्रम, धूप में परिरक्षित करना। आप सभी को पता होगा, जो गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि हमारे जो मम्मी होती है माँ, वो गेहूं को अपने जो डिब्बे होते हैं उनमें भरने के लिए, या हमारे इधर तो ड्रम कहते हैं, जो टंकियाँ होती हैं उनमें भरने के लिए क्या करते हैं कि सारा दिन गेहूं को धूप में सुखाते हैं। तो जो गेहूं को धूप में सुखाते हैं, क्यों सुखाते हैं, क्या कारण है गेहूं को धूप में सुखाने का? तो गेहूं को धूप में सुखाने का यही कारण है। सबसे पहला पॉइंट, उसको धूप में रखकर परिरक्षित करना। परिरक्षित करने का मतलब क्या है, उसको जीवाणु रहित करना। और दूसरा उसका कारण होता है नमी निष्कासन का। तो उसमें जो नमी की मात्रा होती है वो धूप का जो प्रकाश होता है, तापमान अधिक होता है, जिस कारण से धूप में सुखाकर उसका नमी की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। यदि हम गेहूं को परिरक्षित करते हैं या किसी भी पदार्थ को परिरक्षित करते हैं तो उसमें नमी की मात्रा कम से कम 10 से 20% रखी जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 80 से 90% नमी होती है, उसको इस प्रकार से धूप में सुखाकर नमी का निष्कासन किया जाता है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। अस्थायी विधि आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसी में दूसरा है स्थायी विधि। कौन सी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्थायी विधि। स्थायी विधि में सबसे पहला पॉइंट आता है, थोड़ा सा पेज इधर उधर हिल रहा है तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इतने अपने पास में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सामान नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप इतना तो एडजस्ट कर सकते हैं। स्थायी विधि में सबसे पहला पॉइंट आता है निर्जमीकृत करना। क्या होता है निर्जमीकृत करना? देखिए, अम्लीय प्रवृत्ति के फलों को उबालकर निर्जमीकृत किया जाता है। मैं सबसे पहले लिख देता हूं, अम्लीय प्रवृत्ति के फलों को सुखाकर सुखाकर नहीं, उबालकर, मैं सुखाकर लिख दिया। अम्लीय प्रवृत्ति के फलों को उबालकर निर्जमीकृत करना। देखिए यहाँ पर बात को समझे कि अम्लीय प्रवृत्ति के जो फल जो होते हैं उनको क्या किया जाता है कि उनको गर्म पानी में बॉईल किया जाता है, उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है, क्या कारण रहता है वो समझिए। कि अम्लीय प्रवृत्ति के जो फल होते हैं उनमें क्या होती है, जल्दी सड़ने की क्षमता होती है, जल्दी सड़ जाते हैं।
तो उनको जल्दी सड़ने से रोकने के लिए या ख़राब होने से रोकने के लिए या उनको प्रिजर्व करने के लिए, जीवाणु रहित करने के लिए उनको उबालकर जीवाणु रहित, निर्जमीकृत का मतलब यही होता है कि उसको जीवाणु विषाणु रहित करना। अब देखिए उसको ऐसा क्यों करते हैं। आपने देखा होगा हम अचार डालते हैं तो अचार में हम निर्जमीकृत के रूप में क्या उपयोग करते हैं, एक तो तेल, उसके बाद में नमक उपयोग करते हैं ना। एक तेल का उपयोग करते हैं और दूसरा नमक का उपयोग करते हैं। तो जब तेल और नमक जो होते हैं वो निर्जमीकृत का कार्य करते हैं, उसमें अचार में क्या करते हैं कि जो फंगस जो लगती है उस फंगस को लगने से रोकते हैं, फंगस की मात्रा को बढ़ाने से रोकते हैं, कहीं फंगस लग ना जाए और जो हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया है वो खराब ना हो जाए। तो हम उसका उपयोग करते हैं तेल और नमक का। उसी प्रकार से अम्लीय प्रवृत्ति के जो फल होते हैं उनमें फंगस या कवक लगने से पहले उनको क्या किया जाता है, उबालकर उनको जीवाणु रहित कर दिया जाता है। अब यहाँ तक बात पूरी क्लियर होगी। सेकेंड आता है रसायनों द्वारा स्थायी विधि का प्रयोग। क्या आता है, रसायनों द्वारा स्थायी विधि का प्रयोग। रसायनों द्वारा किस प्रकार से परिरक्षित किया जाता है, तो हम उपयोग में लेते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। लिख लीजिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ये मैंने सल्फाइड लिख रखा है। आप राइटिंग पर ध्यान कम दीजिए और वॉइस पर दीजिएगा। इससे क्या परिरक्षित किया जाता है वो देखिए। इससे परिरक्षित किया जाता है रस और स्क्वैश, जिसे हम चाशनी भी कहते हैं, सॉरी स्क्वैश है। तो इसमें एक और पदार्थ का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम जो होता है उसके बारे में लिखिए। पोटेशियम रस और स्क्वैश का में प्रयोग किया जाता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का। अब देखिए पोटेशियम जो होता है एक टॉपिक पढ़ेंगे उसको चूस कर उसकी गहराई तक जाएंगे कि वो टॉपिक आखिरकार कहाँ खत्म होता है। तो पोटेशियम क्या होता है कि रंगीन फलों में इसका प्रयोग किया जाता है, रंगीन फलों में इसका प्रयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है, मुझे ये बताइएगा कमेंट्स में। बाकी पॉइंट लिखिए। रंगीन फलों में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, रंगीन फलों में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए SO2 जो होता है या पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम का हमने लिख दिया रंगीन फलों में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो रंगीन फलों में किसका प्रयोग करेंगे, तो रंगीन फलों में प्रयोग करेंगे हम SO2 का। तो यहाँ पर लिखिए रंगहीन में प्रयोग, रंगहीन में प्रयोग। कितना प्रयोग करते हैं, किस फ्रूट में करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं जामुन और फालसा में नहीं करते हैं। यदि करते हैं तो कितनी मात्रा लेते हैं, 300 ppm SO2 की मात्रा लेते हैं। यहाँ पर देखिए SO2 की मात्रा 300 ppm प्रयोग करते हैं। पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब स्थायी विधि में बहुत सारे कुछ दे रखे हैं। स्थायी विधि में मैंने आपको बताया था नमक के बारे में दे रखा है, चीनी का क्या प्रयोग है, सोडियम बेंजोइट क्या काम आता है, एसिटिक अम्ल द्वारा परिरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, बहुत सारे पॉइंट हैं। तो 1 बाय 1 करके क्लियर करते हैं, इनको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है।
अब देखिए दूसरा नंबर है सोडियम बेंजोइट। ये क्या करता है, इसका सबसे पहले प्रयोग तो रंगीन फलों में किया जाता है। जैसे फलों, या फिर ऐसा ही समझ लीजिए कि जिन कुछ हम प्रोडक्ट ऐसे तैयार करते हैं जिनमें कलर की आवश्यकता होती है, तो उनमें कलर डालने के लिए इन प्रोडक्ट्स का सोडियम बेंजोइट इनका प्रयोग किया जाता है। तो टमाटर सॉस, केचप, बेंजोइक अम्ल क्या होता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है यीस्ट व खमीर को नष्ट करने में। खमीर को नष्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। मात्रा इसकी लेते हैं 700 से 1000 ppm। बात यहाँ तक पूरी क्लियर होगी। फिर आता है, ये अपन अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं आप सोच लेना, मैं फिर से बता रहा हूँ, डाउट में मत रहना। अभी हम बात कर रहे हैं निर्जमीकृत करना, उसके बारे में ये टॉपिक्स अभी चल रहे हैं। अभी हमने सेकंड पॉइंट स्टार्ट नहीं किया है। ये मैं यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है, पहले हमने पढ़ा रसायनों के द्वारा, दूसरा हम बात कर रहे हैं सोडियम बेंजोइट के द्वारा। हमारा मेन टॉपिक था निर्जमीकृत करना। तो हम किन किन विधियों से एक परिरक्षित पदार्थ को निर्जमीकृत कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। किसी को किसी प्रकार का डाउट मेरी तरफ से नहीं होना चाहिए, और आपकी तरफ से होता है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चीनी द्वारा परिरक्षण, चीनी का प्रयोग किया जाता है जैम, जेली, 11th-12th में पढ़ रखा है। जैम, जेली। फिर आता है मार्मलेड और मुरब्बा। ये सभी चीज़ें किसी को पता नहीं है तो गूगल बाबा अपने बने हुए हैं, वहाँ पर देख लीजिए जैम क्या होता है, जेली क्या होता है, मार्मलेड क्या होता है और मुरब्बा क्या होता है। मुरब्बा जो आपको बता दूँ, आंवला जो होता है उसका जो ऊपरी भाग जो होता है, खाने लायक भाग जो होता है, उसको सुखाकर जो तैयार किया जाता है प्रोडक्ट, उसे मुरब्बा कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसकी मात्रा प्रयोग में लेते हैं तो मात्रा लिख लीजिए 60 से 70%। मतलब 1 किलो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें आधा पौने किलो चीनी लेंगे, 4500 ग्राम, 4500 ग्राम चीनी लेंगे। इसी प्रकार से देखिए चीनी जो होती है वो परिरक्षण का कार्य करती है। मैं साथ में लिख लेता हूँ, आपको डाउट नहीं रहे। चीनी जो होती है वो परिरक्षण का कार्य करती है। चीनी जो होती है वो परिरक्षण का कार्य करती हैं। फिर तीसरा जो प्रकार आता है, चौथा बात करेंगे अब तो, जिसका नाम है नमक। क्या नाम है? नमक। नमक में क्या होता है कि अचार और चटनी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आगे आपको डिटेल में डिस्कस किया था। 10 से 20% की इसकी मात्रा लेते हैं और ये अंतःपरासन की क्रिया को करता है।
आपको पूछ लिया जाए नमक, अचार और चटनी में किसकी क्रिया करता है, तो अंतःपरासन क्रिया करता है। फिर आता है एसिडिक अम्ल द्वारा। एसिडिक अम्ल द्वारा परिरक्षण। एसिडिक अम्ल में क्या आता है, सिरका। ये मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला था लेकिन मैंने बता दिया है, और आप एक बार फिर से याद कीजिएगा कि वास्तव में सिरका आता है या नहीं। टमाटर सॉस, अचार आदि में इस सिरके का प्रयोग किया जाता है। मात्रा इसकी जो होती है उसका 2% हिस्सा लिया जाता है। अगला आता है तेल द्वारा परिरक्षण। क्या आता है, तेल द्वारा परिरक्षण। इसमें तेल का हम प्रयोग लेते हैं अचार में, और कम बम। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिटेल से समझाया था, ये पॉइंट वापस आया, देखना, बात को समझना कि तेल का यदि कम भाग होने पर फंगस व कवक का प्रकोप बढ़ जाता है। फंगस व कवक का प्रकोप बढ़ जाता है। देखिए मैंने अभी थोड़ा सा शुरू करने से पहले ही समझाया था कि यदि हम तेल का प्रयोग करेंगे तो किस में करेंगे, एक तो अचार में करेंगे। तेल का प्रयोग हम अचार में करेंगे। यदि अचार में हम तेल का प्रयोग करते हैं तो उसकी कम मात्रा होने पर क्या होता है कि फंगस व कवक का प्रकोप बढ़ जाता है। हम अचार में नमक का प्रयोग भी करते हैं और हम अचार में तेल का प्रयोग भी करते हैं। तेल कौन सा भी हो सकता है, आप भले कौन सा भी यूज़ करो, लेकिन तेल का प्रयोग किया जाता है। बात आपको क्लियर होगी, समझ में आ भी गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने बात की है निर्जमीकृत करना, फिर हमारा आएगा निर्जलीकरण, फिर उसके बाद में आता है जीवाणु विहीनीकरण की क्रिया, और फिर आता है किण्वीकरण। फिर हमारा नया टॉपिक शुरू होता है डिब्बाबंदी या कैनिंग जिसे कहते हैं। मैं सब एक साथ में पढ़ा लूँगा तो आपको समझ में नहीं आए, इस कारण से मैं सब कुछ धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।